पीरियड्स बिना बैंड बजाए कभी नहीं आया। कि वैसे लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। वहाँ तक बच्चियाँ बोल देती है कि पीरियड्स एक रीज़न है कि हमें अगले जन्म में लड़की बन के नहीं आना है। फिजिकल पेन से ज़्यादा हमेशा उन्होंने इमोशनली वो कंप्लेन ज़्यादा की है, मेंटली हैरेसमेंट ज़्यादा होता है। हाँ। तो ये सब में उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, पर वहाँ पे ही एज अ पेरेंट हम कुछ लैक कर जाते। मैं रोती थी डॉक्टर्स के पास जा जाके कि क्यों ऐसा हो रहा है मुझे, मेरी बॉडी मेरी नहीं लग रही है महीने के 15 दिन। तो पीरियड्स वर्ड बताना मतलब मुंह से निकालना, क्योंकि ये आज भी टैबू है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में। मतलब ये प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है? हाँ, 9 मंथ्स होता है, पूरे 9 मंथ्स और फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा होता है। तो जो माँ बचपन में वो सिखाती थी ना, बेटा ये जैसे जैसे आप बड़े होंगे ये कम होता जाएगा, नहीं, उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ता है। ये दिक्कत कौन से ईयर में शुरू हो जाती है? 45+। ये सबके साथ होता ही है? तो आपको कभी पीरियड्स 2 महीने 2.5 महीने में आ रहे, कभी या 3-4 महीने के बाद आ रहे, इरेगुलर हो गए। इरेगुलर हो गए, किसी को बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, किसी को कम फ्लो हो रहा है। और इसीलिए हमारी लाइफ में 3 चीज़ हमें गिफ्ट मिले हैं और वो बड़े इम्पोर्टेंट फेज है। क्या है वो? क्यों हमें इतना परेशान होना पड़ रहा है मेंटली फिजिकली, ये क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं हम हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तब जाके कुछ गलत हो रहा है। सिम्टम्स तो समझ में आ गए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वही हम बता रहे हैं ना कि IAS टेक्निक जो हमने डिज़ाइन की है वही सॉल्यूशन है। पीरियड्स। आज भी हम समाज में खुल के इस वर्ड को बयां करने में झिझकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम महिलाओं की परेशानी क्या होती है यह समझ नहीं पाते, या शायद समझना ही नहीं चाहते। इसी समस्या को सरल भाषा में समझाने के लिए एक महिला आज हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट है, जिन्होंने खुद अपने बचपन की तकलीफों भरी समस्याओं से लेकर समाधान की तरफ बढ़ने का फैसला लिया, और वो अब तक हजारों बच्चों और महिलाओं की समस्याओं को दूर करके अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। कहते हैं ना, अगर कुछ करने की दिल से चाह हो तो पूरी कायनात हमारा साथ देती है। इसी कोट को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए उन्होंने एक फाउंडेशन की शुरुआत की है, जहां पर वो IAS टेक्निक के साथ साथ मी पीरियड जैसे प्रोग्राम के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, अनाथ आश्रम और अलग अलग सोसाइटी से लेकर LGBT कम्युनिटी तक वह अपना मिशन ले जाने में सफल रही है। लीजेंड्स ऑन माइक की हमारी आज की गेस्ट है ख्याति जी कक्कड़, जो रीअलाइन फाउंडेशन की संस्थापक है और उनके फाउंडेशन के माध्यम से उनके सभी प्रोग्राम की सेवाएं बिना मूल्य प्रदान करती है। उनका सपना है कि उनका एक स्कूल हो, और वो उस स्कूल में क्या पढ़ाना चाहती है वह उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। लीजेंड्स ऑन माइक की तरफ से हमारा एक वादा है उनसे कि हम उनके इस संघर्ष में हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो फिर चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी। नमस्कार, मैं अविनाश काटोए, लीजेंड्स ऑन माइक इस पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। अपने जीवन में कुछ करके दिखाने वाली, बोल्ड डिसीजन लेने वाली ख्याति कक्कड़ जी, आपका हमारे ये लीजेंड्स ऑन माइक शो में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें आज मौका दिया है। हाउसवाइफ, मदर के साथ साथ अपना फैमिली बिजनेस संभालती है। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने NGO चलाने का फैसला क्यों लिया? बचपन से ही थोड़ी जिद्दी टाइप की लड़की रही हूँ। कोई बोले नहीं करना है तो विथ एक्सप्लेनेशन, अगर कोई बोलेंगे कि हाँ मत करो, क्यों नहीं करना है, छोटी छोटी बातों में रोक टोक जो होती है राइट पेरेंट्स की,
तो वैसे मानने वालों में से नहीं थी कि हाँ चलो ठीक है, ना बोला है तो नहीं करना है। मुझे सही रीजन दो, नहीं कर दे। सही रीजन और सही लॉजिकल बात होती थी तो वो जहन में हमेशा से उतार देते। तो नेचर बचपन से काफी वैसा रहा है। जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर सरकमस्टेंसेस कुछ वैसे हुए कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी घर की। तो धीरे धीरे मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ने ट्यूशन्स लेके वो पूरा सब सेटल किया। तो उसमें फिर शादी, उसकी शादी, मेरी शादी, भाई बहन जो और थे लोग, तो उनकी शादियाँ, पढ़ाई, वैसे करके सेटल तो हुए सब, राइट। तो जर्नी वैसे हमेशा अप एंड डाउन वाली रही, स्मूथ तो कभी रही नहीं, बट शुरू से जहन में वैसा होता है ना, कुछ करना है। मैंने बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दिया था, बट जब भी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है तो एक ट्रिगर मोमेंट आता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हम राइट पाथ पे नहीं है, या फिर मैं जो कर रही हूँ वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। 100% नहीं मिल रहा है। क्या क्यों नहीं मिल रहा है वो क्वेश्चन हमेशा आता था, पर कैसे मिलेगा वो आंसर माइंड में क्लियर था कि शायद मुझे किसी के लिए करना है। हालांकि मैं ट्यूशंस लेती थी, डेफिनेटली वो एक सेटिस्फेक्शन था टीचिंग जॉब में, बट स्टिल वो होता है ना कि नहीं, लोगों के लिए करना है, कुछ करना है, फील्ड पे जाके करना। कैसे शुरू करना वो भी नहीं पता था। तो ससुराल के फैमिली बिजनेस में मैंने ध्यान देना शुरू किया, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली वो सेटिस्फेक्शन मिलता था, हाँ कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग। बट जब भी ऐसे मोमेंट आते थे या होते थे अप्स एंड डाउन, जब हम लो फील करते तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नहीं, स्टिल आई एम नॉट ऑन द राइट पाथ, कि मुझे कुछ करना है वो मैं अभी भी नहीं कर रही हूँ। तो शुरू से मुझे करना था कुछ लोगों के लिए, तो इंटेंशन मेरा क्लियर था बहुत सालों से कि मुझे तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब मैं लोगों के लिए कुछ करूँगी। बट कैसे करना वो मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था। हस्बैंड से भी जब भी बात करती थी, शेयर करती थी, तो मोटिवेट करते थे कि हाँ तू ऑलरेडी इतना कर रही है और फिर भी तुझे ऐसे लग रहा है और कुछ करना ही है। तो जैसे हम डोनेशंस देते हैं तो हाँ इतना कर रहे हैं ना, चैरिटी एंड ऑल, बट वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स पे जब हम करते हैं तो वो दे दिया, हो गया, पर नहीं, मुझे जब तक उनके बीच नहीं जाऊँ, उनकी एनर्जी फील नहीं करूँ, उनके इमोशंस, उनके पेन फील ना करूँ, तब तक वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। इस समय में आपके घर से पूरी छूट थी आपको? हाँ, हस्बैंड के तरफ से कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी काम में उन्होंने मुझे कभी मुझे रिस्ट्रिक्ट किया ही नहीं है। तो 100% सपोर्ट है उनकी तरफ से, था और आज भी है। ओके। और लॉकडाउन के पहले जैसे हम एनुअल रिपोर्ट्स निकालते थे, मतलब हेल्थ वाइज जो हम रिपोर्ट निकालते हैं, राइट, एनुअली चेक करते हैं, तो कुछ अप्स एंड डाउन्स रिपोर्ट में मेरे दिखे हैं फिजिकल लेवल पे। आपके खुद के? यस। तो जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो मेरी बॉडी आयरन अब्सॉर्ब नहीं कर रही थी। फिर डॉक्टर ने बोल दिया था कि हाई चांसेस है कि तुझे थायराइड होने के चांसेस है। फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का भी वो प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था कि इनिशियल स्टेज पे है, कि वो भी मतलब अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि एक्सरसाइज के बिना मुझे नहीं याद कि मैं रह सकती हूँ, मतलब मैं इतने सालों से एक्सरसाइज करती हूँ और डाइट, एक हेल्दी डाइट फॉलो करती हूँ, मतलब मेरा खाना पीना भी अनहेल्दी वे में है नहीं। एक्सरसाइज का रूटीन भी सेट है, मतलब मेरा मॉर्निंग सूरज से पहले हो जाता है, और वो कितने सालों से, ऐसा नहीं कि फिर भी ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुए। और ये सब के परे जो प्रॉब्लम शुरू से था वो मेंसेस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम था कि इरेगुलर मेंसेस रहे ही है बचपन से, और एज के साथ साथ कभी रेगुलर होते थे, बट धीरे धीरे फिर वो नोटिस किया कि नहीं, अभी ज़्यादा ही इरेगुलर होने लगे। इरेगुलर होने के अलावा भी फिजिकल लेवल पे काफ़ी चेंजेस दिखने लगे, जैसे वो ब्लोटिंग फील होना, मतलब महीने में 15 दिन
फुल ब्लोटेड फील होता था, अपनी बॉडी अपनी नहीं लगती। ये कौन से ईयर में? बिफोर लॉकडाउन, मतलब वही 1920। हाँ, वैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, बट स्टिल रिपोर्ट्स आर शोइंग। और एवरी मंथ तो मैं वो फेस कर ही रही हूँ कि पीरियड्स का साइकिल जो अब नॉर्मल है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिजिकल लेवल पे भी एंड मेंटल लेवल। योग में पहले से ही मुझे रुचि थी, करती भी थी, बट क्या है वो समझने का मौका मुझे लॉकडाउन में मिला। तो लॉकडाउन में मतलब मैंने मेरी फ्रेंड के थ्रू, मतलब उसके एक स्टेटस पे देखा वो कोर्स का वो डीपी, तो मैंने पूछा उससे कि कैसा है क्या है, और फिर एनरोल किया। वो पूरा 1 महीना सीखा थरली, सीखते सीखते साथ साथ वो जो शेड्यूल था मॉर्निंग 2 आवर्स का, वो साथ साथ प्रैक्टिस भी किया। जैसे जैसे वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स मेरा खत्म हुआ है, तो मैंने नोट किए हैं कि मेरे जो फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स थे, स्पेशली मुझे मेंसेस के जो प्रॉब्लम्स थे, वो ऑलमोस्ट काफी हद तक खत्म हो चुके थे योगा करने से। यस। वो 1 महीने की जर्नी ने ही मुझे बता दिया कि ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। अभी ऐसा मैंने क्या अनयूजुअल कर दिया। योग में भी वही सब चीजें कहीं ना कहीं होती थी, बट स्टिल कुछ तो था कि जो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है और जिससे ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर इसके साथ मुझे एक नई राह मिल गई कि जो मुझे बेनिफिट हुआ है मुझे घर घर पहुंचाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले तो बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए, और अर्ली एज में बच्चे जितना जल्दी सीख लेंगे ना, उतना वो उतना अच्छा होता है। अपने बॉडी अपने माइंड का कमांड वो अपने हाथ में ले पाएंगे। तो लॉकडाउन था, कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया। तो बच्चों के लिए, फिर बड़ों के लिए, लेडीज जेंट्स सबके लिए। तो दिन में से 3 बैच होते थे हमारे क्लासेस के, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो लॉकडाउन जब तक था तब हमारा यही काम था, एंजॉय भी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, अभी जो मिशन है वो हाथ लग गया है। जैसे लॉकडाउन खुला तो वापस वो मेरा शेड्यूल बिजी होने लगा, बेटी की स्कूल शुरू हुई, बिजनेस में वापस ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। धीरे धीरे बिजी शेड्यूल की वजह से वो लॉकडाउन योगा के बैच मुझे कम करने पड़े। मतलब आप तब तक योगा क्लासेस लेती हाँ, थी? ऑनलाइन योग क्लासेस करवाती थी, ओके। और जैसे वो लॉकडाउन आप खुद लेती थी? करेक्ट। ओके। कहीं ना कहीं मन में वापस वो क्वेश्चन तो आ ही रहा है कि नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ जिस काम के लिए मैं बनी हूँ, क्योंकि बिजनेस में इन्वॉल्व ज़्यादा हो रही हूँ, और मेरा कहीं ना कहीं मिशन दूसरों के लिए कुछ करना था। तो फिर यूनिवर्स आपको ऐसे नहीं छोड़ता, और फिर वो ऐसे सरकमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं या ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो आपके अंदर छिपा है ना सालों से, उससे ट्रिगर कर ही देते। लेकिन जो आपको ये तकलीफें आई, तो उन तकलीफों से एनजीओ तक जाने का सफर कैसे शुरू बस किया? वही बता रही। तो वो जो हमें इंट्यूशन हुआ कि कहीं ना कहीं ख्याति यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कि ये इमोशनली जो तुझे काफी वो रोलर कोस्टर वाली जो फीलिंग है, और वो तू बैलेंस करना सीख रही है, तो फिर यही चीज क्यों ना बाकी सबको स्प्रेड किया जाए। और फिर वो और एक क्वेश्चन आता है कि क्या रियल में इसकी नीड है। बट फिर वो जब आप इतने कनेक्ट हो अपने आप से और फिर धीरे धीरे यूनिवर्स से, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बढ़ जाती है। धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करने लगी लोगों के बिहेवियर पैटर्न को। तो मेरे आसपास ही मुझे इतने फ्रेंड सर्कल में मिल गए कि मतलब इतने मूड स्विंग्स, इरिटेशन, और वही मिड 40s 45 में देन वो पता चला अच्छा ये तो मेनोपॉज वाली जर्नी है। फैमिली में ऐसे लोग मिलते रहे, मतलब मेरे सामने ऑटोमेटिक आते रहे कि मुझे हर जगह यही चीज, मतलब वो सिग्नल दे रहा है कि भाई यहाँ पे है, रियल में नीड है। लोगों को ये चैलेंज आ रही है पीरियड्स में, इमोशनली जो टर्मोइल्स है वो सिर्फ तुझे फील नहीं हो रहे, बाकी सबको भी हो रहे, पर शायद कभी किसी ने बात नहीं की। फिर वो वापस मेरे वो ध्यान में जिस दिन बैठी उसी दिन वो ख्याल आया कि नहीं, ये जो सफर है
वो शुरू करने का वक्त आ गया है और मेरे माइंड में मी पीरियड प्रोग्राम सीधा फ्लैश हुआ कि मुझे लोगों को ये घर घर तक पहुंचाना है, हर लेडीज को, हर महिला को, हर बच्ची को ये प्रोग्राम करवाना है। तो मी पीरियड एग्जैक्टली हमने क्यों सोचा, तो वो जो इमोशनल टर्मोइल्स है फीमेल की लाइफ में बिफोर मेंसेस, तो उसे कैसे डील करना, तो मैंने सोचा कि मुझे ये सिखाना है लोगों को। सिर्फ वो एक थॉट आया, हस्बैंड से मैंने शेयर किया, वो दूसरे रूम में थे, मैं फटाक से गई, मुझे मिल गया मेरा मिशन, मुझे ये करना है। तो आपके दिमाग में ये पहले से था कि यही करना है करके? नहीं, लोगों के लिए कुछ करना है वो पहले से था। ओके, मतलब माइंड में क्लियर नहीं था कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये माइंड में क्लियर नहीं था। जब लोगों से बात हुआ, आपके दिमाग में क्लिक हो गया, तब जाके एहसास हुआ कि हाँ करेक्ट, ये करना है। हाँ ये प्रॉब्लम तो मैंने इजीली ओवरकम किया है, और इजीली ओवर किया, पर वो प्रॉब्लम छोटा नहीं था मेरे लिए। मतलब एक टीन एज से सफर जो शुरू हुआ था 15-16 साल की जब तक मैं थी, और 38 की, मतलब ऑलमोस्ट मेरी लाइफ के 20 इयर्स मैंने निकाले वो प्रॉब्लम फेस करते करते। मुझे किसी ने सॉल्यूशन नहीं दिया था, ना मेरे डॉक्टर्स ने, ना मेरे पेरेंट्स ने, ना टीचर्स ने, मुझे कहाँ से भी वो सॉल्यूशन नहीं मिला था। मैं रोती थी डॉक्टर्स के पास जा जाके कि क्यों ऐसा हो रहा है मुझे, मेरी बॉडी मेरी नहीं लग रही है महीने के 15 दिन में, मतलब क्यों। तो ये पेन, और जब मुझे सॉल्यूशन मिला तो इट्स सो इजी कि ये चीज जब कोई डॉक्टर क्यों नहीं बता पा रहे आज तक कि ये करने से आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तो हमने पहले वही कि एक वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं मी पीरियड प्रोग्राम की, हम क्या ऑफर करेंगे, कैसे ऑफर करेंगे। वेबसाइट का नाम क्या है? meeperiod.in। ओके। और मी पीरियड प्रोग्राम हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा है सबके लिए। और हमने एक टेक्निक डिजाइन की, IAS, दैट इज इनर अलाइनमेंट सीक्वेंस। तो वो जो है क्रियाएं वो हमें एक सीक्वेंस में करनी है, ताकि हमारे जो इनर चक्रास है वो बैलेंस हो जाए, और वो बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी बहुत सारी समस्या, सिर्फ पीरियड्स के रिलेटेड नहीं, पर बाकी भी हेल्थ वाइज बहुत से जो इश्यू होंगे जो आपको पता भी नहीं है, वो काफ़ी हद तक आप सॉल्व कर पाओगे। तो फिर हमने रियलाइन फाउंडेशन की स्थापना कर दी कि हाँ, कि एक प्रोग्राम को एक बेस देना है, तो मैंने वो फाउंडेशन की स्थापना की। ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ मैंने ही मेरे 40th बर्थडे पे, 40वें बर्थडे पे मैंने खुद को, अपने आप को गिफ्ट किया है कि, और लकीली सब वैसे ही हुआ कि 9 दिसंबर को बर्थडे है तो 2 दिसंबर को ही हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हुआ, नाम अप्रूव्ड हो गया। ये रजिस्टर है? यस यस। ओके। तो यूनिवर्स हमारे साथ है कि सब कुछ अपने आप अलाइन होता गया, पर ये चीज़ कभी वर्क हुई जब मैं खुद अलाइन हुई अपने आप से, अदरवाइज ये नहीं होता। बहुत सारे थॉट आते हैं लोगों के माइंड में एंड देन चले जाते हैं, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम उनके इंट्यूशन को ग्रास्प नहीं कर पाते। तो लाइफ में हमें सॉर्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, और योग यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प करता है। और इनर अलाइनमेंट सीक्वेंस जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है वो यही एग्जैक्टली काम करता है। एनजीओ का नाम लेते ही दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि समाज से जुड़े काम। तो आपकी इस एनजीओ में क्या काम होते हैं जो लोगों से जुड़े हैं? तो हमने जो मी पीरियड प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, तो वो मी पीरियड प्रोग्राम हम स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इवन अभी हमने पुलिस स्टेशन में भी स्प्रेड करना शुरू किया है, आरटीओ ऑफिस में स्प्रेड करना शुरू किया है, देन ऑफिस वर्कर्स के लिए, फीमेल स्टाफ के लिए। तो हमारा मिशन वही है कि 12 साल की लड़की से 50 साल तक की महिलाओं को ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्प्रेड किया जाए, क्योंकि हमारी जर्नी, हम वुमेन की जर्नी आसान नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि हमने ब्रेन और ओवरीज के साथ जन्म लिया है, और ये दोनों का बड़ा पक्का कनेक्शन है देखा जाए तो। और इसीलिए हमारी लाइफ में 3 पीस हमें गिफ्ट मिले हैं, और वो बड़े इम्पोर्टेंट फेज है। क्या है वो? 3 पीस में फर्स्ट पीरियड्स, देन सेकेंड प्रेगनेंसी, एंड थर्ड इज पेरीमेनोपॉज फेज।
तो वो पीरियड्स, प्रेगनेंसी एंड पेरीमेनोपॉज फेज में ब्रेन के साथ काफी उथल पुथल हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो ब्रेन और ओवरीज जो है वो ऐसे समझ रहे, एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो BFF है, बेस्ट फ्रेंड्स। अभी ओवरीज में जो है एस्ट्रोजन करके एक हार्मोन है, वो सिक्रेट होता है। अभी ब्रेन का एस्ट्रोजन समझ लो खाना है, तो एस्ट्रोजन रेगुलर सप्लाई होता है तो ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करता है। अभी फर्स्ट फेज हमारी लाइफ का जो आता है पीरियड्स और प्यूबर्टी, तो आपने नोटिस किया होगा गर्ल्स को कभी कि वो प्यूबर्टी एज में जैसे आती है तो टेंट्रम्स बढ़ जाते हैं, इरिटेटिंग हो जाती है, पीरियड्स तो आने ही लगते हैं, बट ये सब दिक्कतें भी आने लगती है, राइट? उनके मतलब मूड स्टार्ट में स्विंग्स, यस, कौन मतलब से ईयर में? अभी तो लड़कियां 10 साल 10 12 साल, हाँ साल, 10 हाँ, साल 12 तो साल, वो आपने मतलब एकदम स्टार्टिंग में। एकदम स्टार्टिंग, वो प्यूबर्टी एज जो होता है उसमें, क्योंकि वो ग्रोथ हॉर्मोन्स है, तो वो क्या करते हैं कि जब ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है तो ब्रेन कुछ तो सिम्टम्स आपको शो करेगी। तो ये जो इरिटेशन, गुस्सा आना, मूड स्विंग होना, वो सब ब्रेन में क्रिएट होता है। तो बच्चियां बहुत परेशान हो जाती है, पर पेरेंट्स को ऐसे लगता है ये देखो टीन एज में आ गई है, अभी उनके टेंट्रम सहन करना। बहुत कंप्लेन सबने सुनी होगी। उनको लगता है कि अभी बड़े हो गए तो अपना रंग दिखाना शुरू कर रहे हैं। पर अरे उनको उनके उनके शरीर, हार्मोन्स का प्रॉब्लम है करेक्ट, वो। अभी उनके शरीर में इतने चेंजेस हो रहे हैं, वो बेचारे डील कर पाते, साथ में उनके ब्रेन में इतने चेंजेस हो रहे हैं। अभी आप उसे गाइड ही प्रॉपर नहीं करोगे कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, वो खुद कभी कभी रोने लगते हैं, कभी कभी गुस्सा होने लगते हैं, वो खुद को नहीं उनको पता रहता। आज मेरी बेटी है तो मम्मा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर मुझे पता है ये है, तो हम उसे ऐसे बोलते हैं हाँ बेटा ये फेज है, ये टेक्निक करो, आपको रिलीफ 100% मिलेगा। तो सॉल्यूशन के साथ अब आज बात करते हैं लड़कियां बताती साइंटिफिक। नहीं है और लड़कियां बताती नहीं घर है, पे तो समझता नहीं घर है, पे समझते नहीं। और फिर ये सब करने के बाद फिर घर वाले ही गुस्सा करते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि टीन एज में अभी बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, वो पेरेंट्स की अरे पर आप लेकिन पहले, ये एक उनकी दिक्कत है, करेक्ट, आप हार्मोन्स प्रॉब्लम समझो, है। आप समझो उनके हाथ में भी नहीं है, उल्टा वो खुद जूझ रहे हैं, उनका पूरी बॉडी चेंज हो रही है। ऊपर से ये पीरियड्स पीरियड्स को एक झेलना आसान बात नहीं है, वो महीने में हर 5 से 8 दिन तक लड़कियों को वो झेलना, मतलब, तो ये सब में उनको सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, पर वहां पे ही एज अ पेरेंट हम कुछ लैक कर जाते ये हैं। लाइक सेकंड बर्थ की तरह उनका हो गया। फिर वो और आगे चलती है, कहीं ना कहीं वो काफी इमोशंस अपने अंदर दबा लेती है, क्योंकि ना फ्रेंड समझ रहे, ना टीचर, ना पेरेंट। अभी बोले तो किसको बोले, तो वो क्या करते हैं, वो सप्रेस करते हैं, धीरे धीरे वो आगे और बड़े हो जाते हैं, और पेरेंट्स के पास सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए वो भी बात नहीं कर पाते हैं। कि पेरेंट्स अगर कोई बोलेंगे तो वो वैसे बोलते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है अभी ये सहन करना पड़ेगा। इवन डॉक्टर्स भी आजकल वो जमाना भी अलग था ना, अभी ये जमाना अलग है। पर फिर भी ये जमाने में पेरेंट्स वही बोल रहे हैं, बेटा ये फेज है, ये तो सबको हुआ है, मुझे भी होता है, आज भी होता है, एज के साथ साथ कम हो जाता है, हो जाएगा वो, हम सबको एक तसल्ली दी जाती है लेकिन कि वो एज के जमाने में साथ जब साथ। माओ का पेशेंस लेवल था, वो आजकल के बच्चों में बहुत कम हो गया है। क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, सबके बिजी शेड्यूल है, तो ये बात से बच्चे तो अभी जस्ट उभरे हैं, कहीं ना कहीं डील करना सीख जाते हैं। तो समझो 12-15 साल से उनको अगर पीरियड शुरू हुए हैं, तो वो आगे चल के फिर धीरे 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 और बड़े होंगे कि हाँ चलो ये खत्म हो जाएंगे, अभी यूज टू हो गए, ठीक है आ रहे, गुस्सा आ रहा है, हर महीने में वो 10-12 दिन हमें निकालना है करके वो लोग अपनी जिंदगी आगे निकालते हैं। फिर नेक्स्ट फेज आ जाता है, शादी हो गई ना, वो प्रेगनेंसी। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी काफी ये मूड स्विंग, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, मॉर्निंग सिकनेस जैसे कहीं प्रॉब्लम आती है। फिजिकल लेवल पे तो चेंज दिख ही रहा है, ओके, वेट गेन से लेके, स्वेलिंग से लेके, वाटर रिटेंशन से लेके, पर इमोशनल लेवल पर भी काफी, क्योंकि उनकी मेंटालिटी अभी कैसी है, उनकी ओवरीज में एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में बनने लगा है, राइट? तो ब्रेन को 2 रोटी चाहिए और आप उसको 5 रोटी दे रहे हो, तो फिर तो मात्रा बढ़ रही है, तो ब्रेन अगेन डिसफंक्शन करने लगेगा। अभी ब्रेन जब इस तरह से कर दे तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है?
हाँ 9 मंथ्स होता है, पूरे 9 मंथ्स और फर्स्ट 3 मंथ्स में ज्यादा होता है। फिर अगेन वो नेचर है ना ह्यूमन का कि वो हाँ अडॉप्ट हाँ, कर यूज टू हो लेती है, जाते हैं। हाँ कि ठीक है हाँ चलो ये 9 महीने निकालने हैं ना। पर वो 9 महीने निकालने के बाद भी अलग ही प्रॉब्लम, वो भी मेंटल लेवल की अलग प्रॉब्लम है। और आगे निकलते हैं एक फेज से कि चलो वापस धीरे धीरे निकल रहे, तो मिड 40s 45+ जब होते हैं तो हमारा पेरीमेनोपॉज फेज शुरू हो जाता है, थर्ड पी। तो पेरीमेनोपॉज फेज वो है कि मेनोपॉज के पहले वाला समय, वो और भी डिफिकल्ट है। तो जो माँ बचपन में वो सिखाती थी ना, बेटा ये जैसे जैसे आप बड़े बड़े होंगे ये कम होता जाएगा, नहीं, उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ता है। ये दिक्कत कौन से ईयर में शुरू हो जाती है? 45+ में दिखना शुरू हो जाता है जनरली। Okay. 48 50s में दिख जाए तो अच्छी बात है, जितना लेट हो। बट आजकल वुमन को देखा है कि 40s में भी दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये खत्म कब होता है? इसका कोई भरोसा नहीं है, अगर आप लकी हो तो शायद 2-4 साल में, और अदरवाइज 14 years तक आपको टॉलरेट करना पड़े ये पीरियड का, पेरीमेनोपॉज का। ये सबके साथ होता ही है? यस, जब साइकिल वैसी है, भगवान ने बनाया ही वैसा है शरीर हमारा कि एस्ट्रोजन हार्मोन एक एज के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है वो धीरे 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 धीरे, अभी ऐसा समझो कि हम पेरीमेनोपॉज में आते हैं तो वो कम होने लगता है। अभी ब्रेन को उसकी रिक्वायरमेंट है, पर हॉर्मोन्स बन ही नहीं रहे। हॉर्मोन्स बन ही नहीं रहे तो फिर वो ब्रेन तो बौखलाएगा, तो फिर वो सिम्टम्स देना शुरू करता है। तो ये सबको होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, जरूरी नहीं है सब सीवियर सिम्टम्स से ही निकले। इसमें भी बहुत मतलब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपकी मम्मी को नॉर्मल गए हैं पीरियड्स, मेनोपॉज फेज एकदम नॉर्मल आया है, तो देयर आर चांसेस कि आपकी भी वो मेनोपॉज की जर्नी स्मूथ हो जाए। या फिर आपके प्यूबर्टी फेज में और प्रेगनेंसी फेज में इतनी दिक्कतें नहीं आई है इमोशनल लेवल पे, तो देर आर चांसेस कि आपके मेनोपॉज में भी इतनी दिक्कतें नहीं आएगी, बट कुछ सिम्टम्स तो डेफिनेटली आपको शो करेंगे ही करेंगे। तो ये 3 पीस जो है, 3 फेज, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये मिशन हमने मी पीरियड प्रोग्राम जो है वो हमने फैलाना शुरू कर दिया। तो एनजीओज के साथ टाई अप करते हैं कि जहाँ पे भी हमें महिलाओं मिले, लड़कियाँ मिले, तो हम उस जगह पे जाके ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, और उसमें हम आईएएस टेक्निक भी बताते हैं। तो आईएएस टेक्निक वो मेन टेक्निक है जिनके थ्रू हम ये जर्नी स्मूथ बना सकते हैं। मेनोपॉज तो समझ में आ गया, पेरीमेनोपॉज क्या है? पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज का पहले वाला स्टेज है जो ओके, मतलब डिफिकल्ट है। पहले पेरीमेनोपॉज होता है, Correct. उसके बाद में मेनोपॉज। मेनोपॉज तो होगा। पेरीमेनोपॉज वो है जो आपको इनिशियल स्टेज पे वो शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम दिखना, जैसे आपके पीरियड्स की साइकिल इरेगुलर हो गई, तो आपको कभी पीरियड्स 2 महीने 2.5 महीने में आ रहे, कभी 3-4 महीने के बाद आ इनरेगुलर रहे, हो गए। इरेगुलर हो गए, किसी को बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, किसी को कम फ्लो हो रहा है। पीरियड्स के ये वाले तो चेंजेस दिखेंगे, साथ साथ में आपको फिजिकल लेवल पे बहुत चेंजेस दिखेंगे, जैसे वेट गेन होता है, हेयर लॉस होता है। फिर मूड पे वैसे चेंजेस आपको दिखेंगे कि इरिटेशन, रात को नींद नहीं आती, फिर बहुत पसीना आता है, गर्मी बहुत लगती है, मतलब आप एसी में भी सोओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं बहुत पसीना आ रहा है। ये मतलब जो स्टार्ट पेरीमेनोपॉज का स्टार्ट होता है, पेरीमेनोपॉज का फेज वो स्टार्ट नहीं, मतलब वो अगर आपके पीरियड इरेगुलर है, मतलब जब तक वो खत्म नहीं होते पूरी तरह से, तब तक ये आपको परेशान करेगा। तो ब्रेन पे काफी चैलेंजेस, वहाँ पे ब्रेन काफी चैलेंज फील मतलब फेस करता है, तो इसीलिए ये सारे आपके साथ सिम्टम शुरू हो जाएंगे। देखा जाए तो महिलाओं में मेनोपॉज की समस्या होती है, लेकिन क्या पुरुषों में भी ये पाई जाती है? पुरुषों में मेनोपॉज नहीं समस्या होती है, उसे एंड्रोपोज बोला जाता है, जो महिलाओं को 40s के बाद ज्यादातर दिखने लगती है, 40-45, पुरुषों में 50s के बाद, राइट। तो फिजिकल फॉर्म पे अगर आप देखो तो बेली फैट बढ़ जाता है, करेक्ट। फिर नींद नहीं कम आती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। तो ये सारे सिम्टम्स पुरुषों में भी देखने को मिलते हैं, पर उनको भी नहीं पता है कि 50s में आके ये क्यों हो रहा क्यों है। होता है?
तो डेफिनेटली क्योंकि वहाँ पे भी जो उनके सेक्स हार्मोन्स है वो कम हो रहे हैं, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम दिखते हैं। और पुरुषों में ये समस्या ट्रिगर और इसीलिए करती है कि उनका एक तो बेसिक नेचर है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। अभी वो एक्सप्रेस नहीं करते, दैट मीन्स कि वो सप्रेस करते, सप्रेस कर देते, तो सप्रेस से फिर धीरे धीरे ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां शुरू हो जाती है। करेक्ट। अभी ये आपने पैटर्न बना ली है आपकी लाइफ की कि आप एक्सप्रेस ही नहीं करते हो, किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि मिड एज में आके, मिड 40s में आपने देखा होगा, तो लड़के ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं या फिर वो सोसाइटी से कट ऑफ कर देते हैं, शेल में चले जाते हैं। लोगों से ज्यादा घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, शांति पसंद है। तो वैसा, तो ये सिम्टम्स 50s में और ट्रिगर करेंगे आपको जब आपका एंड्रोपोज का समय आएगा। और फिर आगे अगर उसको आपने ट्रीट नहीं किया, उस टाइम पे आपने अपने ब्रेन को नहीं संभाला, तो फिर डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी जो ब्रेन के रिलेटेड समस्या है, बीमारी है, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या महिलाओं को 45 और पुरुषों को 50, तो ये जो पीरियड है लगभग 5-7 साल का, तो इसमें दोनों भी बहुत अनस्टेबल है, तो इसमें क्या डिवोर्स के चांसेस हो सकते हैं? अभी की सोसाइटी में तो देख रहे हैं कि दिख रहे हैं, क्योंकि लोग डिवोर्स ज्यादा लेने लगे। अगर डिवोर्स वो ऑफिशियली ना भी ले, तो शायद हम देखते हैं कि घर में भी लोग इतने दूर दूर तालमेल रहते से हैं। नहीं रहते। दोनों को अपनी बॉडी के फंक्शन कहीं ना कहीं नहीं पता, इसीलिए वो खुद अपने आप को जब नहीं समझ पा रहे, तो वो एक दूसरे को कैसे समझाएंगे। और ऐसे वो ही सबसे खूबसूरत पीरियड है कि जिंदगी की ढलती शाम है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, पर यहाँ पे दोनों अलग अलग चल रहे हैं क्योंकि नहीं संभल पा रहे हैं। तो दोनों का फेज जो है वो टेम्पररी है। जैसे मेनोपॉज का जैसे पीरियड आ गया, जैसे पीरियड्स खत्म हो गए, मेनोपॉज का सफर शुरू हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वुमेन को एक नया ब्रेन मिल जाता है। तो उनको सिर्फ एक फेज निकालना है। जैसे आपके पीरियड 1 साल तक नहीं आए, मतलब आपका अभी पेरीमेनोपॉज खत्म, अभी नाउ, अभी पोस्ट मेनोपॉज, अभी सब खत्म हो गया, अभी आपका ब्रेन भी नया मिलने वाला है, फिर लाइफ और स्मूथ होने वाली। वैसे ही पुरुषों को वो एंड्रोपोज का थोड़ा समय निकालना है, फिर उनकी लाइफ भी स्मूथ ही होने वाली है। पर वही 5 से 7 साल का जो समय है, जो अनस्टेबल माइंड है, तो वहां पे दोनों को एक जीवन व्यतीत शांत रहना जरूरी है। करेक्ट। तो यही है कि दोनों का साथ में योग करना शुरू कर देना चाहिए, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं दोनों भी बैलेंस लाइफ जी पाएंगे अच्छे से। सिम्टम्स तो समझ में आ गए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वही हम बता रहे हैं ना कि आईएएस टेक्निक जो हमने डिजाइन की है वही सॉल्यूशन है। क्योंकि क्या है ये आईएएस टेक्निक? आईएएस टेक्निक तो वो टेक्निक है जो पूरा योग पे बेस्ड है, और आईएएस का फुल फॉर्म है इनर अलाइनमेंट सीक्वेंस। तो हमारी बॉडी, ये जो आपको दिख रही है, दैट इज फिजिकल बॉडी, राइट। अभी फिजिकल बॉडी में ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट ग्रंथि, जहाँ पे आप बोलते हो कि हॉर्मोन्स, राइट। तो हमारी ग्लैंड से हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं। अभी वो जो हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं वो ही हमारी बॉडी रेगुलेट करती है पूरी तरह से। हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना या बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये अपने हाथ में तो है ही नहीं ना। करेक्ट, क्योंकि अगर आपने नींद ठीक से नहीं ली तो हॉर्मोन्स बदले हो गए, अगर आप स्ट्रेस में हो तो हॉर्मोन्स बदले हो गए, अगर आप आज बहुत खुश हो तो हॉर्मोन्स, पानी कम पी लिया तो हॉर्मोन्स चेंज हो गया। तो हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। तो और सारी बीमारी या ये प्रेगनेंसी पीरियड्स की जर्नी सारी हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट है। ओके। अभी देखा जाए तो हमने योग के माध्यम से वो सीखा है कि हम हॉर्मोन्स पे काम नहीं करते, हम डायरेक्ट काम करते हैं एनर्जी बॉडी पे। ओके। तो हमारा जो एनर्जी बॉडी है वहां पे है चक्रास। योगा के अंग जो बता रहे हो? नहीं, योगा के अंग भी नहीं है, हमारे शरीर में चक्रा होते हैं। ओके। हमारी शरीर में 72,000 नाड़ियां है,
और वो नाड़ियाँ जहाँ पे मिलती है, मेन जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पे चक्रा बनता है। तो वो एनर्जी फील्ड में है, वो आपको दिखेगा नहीं। कभी भी आप ऑपरेट करवाओगे आपकी बॉडी तो आपको ग्लैंड दिखेगी बट चक्रा नहीं दिखेगा, बट वो सबकी बॉडी में है। ग्लैंड सबके डिफरेंट डिफरेंट वर्क करती है, डेफिनेटली चक्रास भी डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, बट वो हम कंट्रोल करना इजी है हमारे लिए योग के थ्रू। हम ग्लैंड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए, दैट मीन्स हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए पिल्स लेनी पड़ेगी। तो एलोपैथिक पिल्स हमें सबको पता है कि अगर हमने एक हार्मोन ठीक करने के लिए कोई पिल रहे तो हमारा दूसरा कहीं इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये और प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसीलिए हमने वो टेक्निक के थ्रू चक्रा पे वर्क करना शुरू करवाया। कि तो हम हमेशा वही बोलते हैं कि जो ग्लैंड्स है, जो हॉर्मोन्स है आपके, वो हीरोज है, जो चक्रास है वो सुपर हीरोज है। ओके। तो वो सुपर हीरो के साथ हमें डील करना है, क्योंकि हम कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम सुपर ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि जब ऊपर वाले ने ये रचना की है, राइट, पीरियड्स ऊपर वाले ने हमें दिए, तो हम परेशान क्यों हो? मतलब पीरियड से परेशानी की समस्या है ही नहीं। ओके। क्यों हमें इतना परेशान होना पड़ रहा है मेंटली, फिजिकली, क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं हम हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तब जाके कुछ गलत हो रहा है। तो इसीलिए वर्क किया हमने चक्रा पे। तो इनर अलाइनमेंट सीक्वेंस वही है कि वो जो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, बट वो सीक्वेंस में करना है। मतलब एक से एक के बाद एक किस तरह से करना है कि आपकी एनर्जी जो है वो सारे चक्रा में जाए। वो चक्रा धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगे। जैसे जैसे आपके चक्रा बैलेंस होने लगेंगे, वहाँ पे जो ग्लैंड्स है वो बैलेंस होने लगेगी, और फिर आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे। सारी सिस्टम्स आपकी, सिर्फ मैं पीरियड्स अभी हम साइड पे छोड़ दे, तो आपकी पूरी सिस्टम सिर्फ ये चक्रा पे बेस्ड है अगर डीप लेवल पे जाए तो। और इनर अलाइनमेंट सीक्वेंस इतनी सिंपल टेक्निक है कि अगर हम ये डेली अपने लिए सिर्फ हाफ एन आवर ही करना है, पता है सब बिजी है, पर डेली अगर हाफ एन आवर करे तो ये आप इजीली ओवरकम कर सकते हो। मतलब ये योगा से ठीक हो सकता है? 110%। मतलब योगा आपको हेल्प कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। लेकिन योगा में एक नॉर्मल योगा से होता है या कोई अलग तरीके का योगा है कि जिससे ये ठीक होते हैं? नहीं, योग नॉर्मल ही होता है। ये सबसे पहले तो हमारे माइंड में योगा जो डेफिनेशन है, हम बार बार वो योगा और मैं योग बोल रही हूँ, दैट इज योग ओनली भारत की देन है विश्व भर में। बट अंग्रेजों की देन है योगा, क्योंकि वो हर नाम के पीछे ए लगा देते हैं। ओके। तो हमने भी वो योगा योगा बोलना शुरू कर दिया, तो इट्स योग ओनली, हमारे लिए वो योग ही है। तो बेसिक योग से ही हो जाता है, पर योग में लोग क्या समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमारे शरीर में, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये चक्रा है, राइट। चक्रा को एक्टिवेट करने का काम है, वो भी आपके शरीर में ही मौजूद है। हम बच्चों को वैसे बोलते हैं कि ऊपर वाले ने दिक्कत दी है तो हमें सॉल्यूशन भी दिया है। दिए। पर्सनल सबके पास अपना अपना डॉक्टर है, पर हमें पता नहीं उस डॉक्टर के पास कैसे काम लेना। तो जो डॉक्टर है हमारे शरीर में मौजूद, वो है डॉक्टर प्राण। तो हमारे सबके पास प्राण है, और हमने प्राण को हमेशा बैक ड्राइव पे रखा है। तो प्राण जो है वो ड्राइविंग फोर्स है हमारी लाइफ का, वो एनर्जी फोर्स है, और वो ही प्राण हमें ऊपर तक पहुंचाना है, वो सारे चक्रा तक। जनरली ह्यूमन बीइंग अपनी बेसिक नीड्स के लिए जीता है। सबके प्राण ज्यादा से ज्यादा लोअर चक्रा में होता है। लोअर चक्रा मीन्स, अभी आप, मैं पहले से शुरू करूं तो हमारे एनएस के पास जो होता है वो मूलाधार चक्र होता है, दैट इज बेस चक्रा, रूट चक्रा। उसके ऊपर जाए नावेल से नीचे तो आपका जहाँ पे चक्रा है वो है स्वादिष्टान चक्रा। ओके, स्वादिष्टान चक्रा के ऊपर जाए, मतलब के नावेल के पास, तो आपका है मणिपुर चक्रा, दैट इज योर सोलार प्लेक्स। आपके शरीर का सूर्य है वो पावर हाउस, ऐसा समझ। उसके ऊपर जाए तो आपके हार्ट के पास है अनाहत चक्र। उसके ऊपर जाए तो गले में है विशुद्ध चक्र। उसके ऊपर जाओ, दो आईब्रो के बीच में है आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर जाओ तो सहस्त्रार चक्र। तो एग्जैक्ट यही जगह पे आपके ग्लैंड्स है। एग्जैक्ट नीचे एनएस के पास आपके एड्रिनल ग्लैंड्स है, देन सोलार प्लेक्स के पास आपकी पेंक्रियाज है, और ऊपर जाओ हार्ट के पास
तो अलग ग्लैंड है, यहाँ पे आपके थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे पिनियल पिट्यूटरी वो। तो एग्जैक्ट चक्रा और ग्लैंड्स कनेक्टेड है। तो इसीलिए चक्रा बैलेंस करना उल्टा इजी है, क्योंकि हमारे पास सुपर पावर है, दैट इज प्राण। तो प्राण को कैसे एक्टिवेट करना है वो आईएएस टेक्निक। और आईएएस टेक्निक अगर मैं बार बार वो नहीं यूज करूँ तो बेसिक अपनी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो ही है, बट उसे कैसे करना है, कौन से सीक्वेंस में करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा कि चारों तरफ योग, सबकी लैंग्वेज में बोले तो योगा क्लास चल रहा है, राइट? या लोग सिखा रहे हैं और सीख भी रहे हैं। बेसिक क्या सीखते हैं लोग ज्यादातर? मोटापा कम करना। सबकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, राइट? मोटापा कम करना। बट वो तो सिर्फ योग का एक पार्ट हो गया। पार्ट से भी बहुत कम। हम योग को सही इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अगर ये सब चीजें आपसे सीखनी हो तो क्या करना पड़ेगा? हम तो वैसे भी फ्री प्रोग्राम ही कंडक्ट करते हैं सब जगह पे। लेकिन अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो कहाँ पे करना पड़ेगा? कांटेक्ट करना है तो meperiod.in पे सारी डिटेल है, वेबसाइट में करना। यस। जब भी पीरियड्स और मोनोपॉज की बात आती है तो महिला ना खुल के बात नहीं कर पाती है घर में। तो ऐसे में महिलाओं को घर में बात करने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या आपको भी ये दिक्कत आई थी? आई थी। अगर पर्सनल लेवल पे बात करो, अगर मेरी पर्सनल लाइफ तो यस मुझे आई थी। क्योंकि क्या होता है, बेसिक मम्मी तो ये बता देती है अच्छा ऐसा होता है, करेक्ट। बट मैं भी काफी इमोशनली ट्रिगर में शुरू से होती थी। मतलब किसी से बात नहीं करना उन दिनों में, नहीं बात ही नहीं करनी, किसी से चुप चुप रहना। पर क्यों होता था वो नहीं समझ में आता था उस टाइम पे। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम और बढ़ी, और ऐसे वैसे वो खुल के वो बात करने वाली लड़की होके भी जब पीरियड्स आते थे तो नहीं, वो बात नहीं कर सकते। हाँ, वो ना फ्रेंड्स को बता सकते हैं ना किसी को। पीरियड्स वर्ड बताना मतलब मुंह से निकालना, तो वैसा आगे नहीं नहीं ये तो नहीं, चुपचाप रहो, कुछ नहीं है, वही वो प्रिटेंड करो। बट फिर जैसे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा कि ये सॉल्यूशन है, और फिर भाई ये पीरियड्स बिना बैंड बजाए कभी नहीं आया, किसी की लाइफ में नहीं आता। वो पता चल गया कि मैं अकेली नहीं हूँ, ये बैंड बजा बजा के आता है। फिर मैंने वो डंके की चोट पे बोलना शुरू किया कि अभी तो जो दिक्कत मुझे आई है, मैंने जो फेस किया है कि मैं घर पे नहीं बताऊंगी, कि किसी से शेयर नहीं करूंगी, अब मैं लोगों से बुलवाऊं। और मैंने फिर स्कूल में जा के, जब शुरू में ये प्रोग्राम जब आसपास के लोगों या फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जब बताया गया ऐसा कुछ मुझे शुरू करना है, तो सबने मुझे वो बोला था ख्याति अच्छा लग रहा है, बट स्टिल तू जो सोच रही है ना वो रिस्पॉन्स तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आज भी टैबू है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में। जैसे हम स्कूल में जाते हैं और कुछ पूछते हैं बच्चों को, शुरू में थोड़ा शर्माते हैं, पर जैसे वो क्वेश्चन आता है ना कि पीरियड्स नॉर्मल आते हैं कि बैंड बजा के आते हैं, और सब बच्चियां इतनी जोर से बोल देती है कि हाँ बैंड बजा के आते हैं, और फिर एक बार मुंह खोल लिया फिर इनको कोई नहीं रोक पाता। वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं पीरियड्स के रिलेटेड के उनके मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ ये इतनी शाई बच्चियां है कि कभी नहीं पूछ सकती। लास्ट में फीडबैक वही देके जाते हैं कि मैम हम घर से मतलब हमने हमारे पेरेंट्स को नहीं पूछ सकते, या ये आंसर हमें कभी नहीं मिला जो आपने ये प्रॉब्लम हमारी दूर कर दी। तो उनको भी वो ज्यादातर हमने जब पूछते हैं बच्चियों को सिम्टम्स क्या है, क्या ज्यादा फेस करते हो, फिजिकल पेन से ज्यादा हमेशा उन्होंने इमोशनली वो कंप्लेन ज्यादा की है कि मैम गुस्सा आता है, चिड़चिड़ करना है, चिड़चिड़ापन होता है, हमें खाने पीने का मन नहीं करता, पेट दर्द कमर दर्द सेकेंडरी हो जाता है उस वक्त, मेंटली हैरेसमेंट ज्यादा हो हाँ, जाती है कि वैसे लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। वहां तक बच्चियां बोल देती है कि पीरियड्स एक रीजन है कि हमें अगले जन्म में लड़की बन के नहीं आना है। सोचो वो इनइक्वालिटी उनको नहीं खटकती, बट पीरियड्स खटक दे कि हमें अगले जन्म में लड़कियां नहीं बननी है। तो है मतलब रियल में ये प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन नहीं है। और जब हम पूछते हैं तो सॉल्यूशन के लिए रेडी हो और वो विलिंगली हाँ हाँ हम करेंगे, आधा घंटा करेंगे,
तो मुझे कहीं ना कहीं सब में वो मैं दिखती हूँ कि हाँ मतलब शायद वो 20 साल पहले मुझे कोई मुझ जैसा मिल गया होता तो मेरी जर्नी बहुत स्मूथ हुई होती, पर अगर वो तब मिल गया होता तो शायद मैंने ये जर्नी शुरू नहीं की होती। क्या आपको लगता है कि बड़ों से बात करने से अच्छा जब बच्चे होते हैं तभी इस बात की शुरुआत करते हैं तो फिर आगे जाके दिक्कत नहीं आती है? 100%। मतलब जितना अर्ली एज में प्यूबर्टी में ही आप बच्चों को समझा दो कि ये आपकी बॉडी है, राइट, और ये ग्लैंड्स है आपकी, उसके अंदर हम बच्चों को, मैंने इसीलिए वो योग का माध्यम चुना और इतने सिंपल वे में हम समझाते हैं कि आप सब सुपर गर्ल्स हो, आपके पास हीरो है, सुपर हीरो है और सुपर पावर है। हीरो है वो जो कभी आपके कंट्रोल में नहीं आने वाले, सुपर हीरो है जिसे कंट्रोल करना आसान है क्योंकि हमारे पास सुपर पावर है। तो वो सुपर पावर को कैसे इग्नाइट करना है वो एक सिंपल टेक्निक है, हाफ एन आवर आपको करनी है और सब खुशी खुशी तैयार हो जाती है। एटलीस्ट भले मुझे पता है कि सामने 100 लड़कियां बैठी है, वो शायद आज घर पे जाके नहीं भी करेगी, 100 में से शायद 10 करेगी, 1 करेगी, बट कहीं ना कहीं सबको सॉल्यूशन पता चल गया है। तो वो अवेयरनेस होना जरूरी है कि आज शायद उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट इन फ्यूचर हम वो एक छोड़ के आते हैं कि इन फ्यूचर आप कभी पीरियड्स के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या प्रेगनेंसी के रिलेटेड या और आगे चल के 40s में जब टीचर्स हमें बताते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आती है, तब वो और कनेक्टेड फील करते हैं कि हाँ टीचर्स भी बोल रहे हैं कि 40s में और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो हमारा वही इंटेंशन है कि एटलीस्ट लोगों को बेसिक आपका शरीर और आपका एनर्जी शरीर क्या है वो पता चल जाए और आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके एनर्जी शरीर के पास है वो पता चल जाए। तो वो हमारा मेन माध्यम है कि हम इसीलिए वो इतनी सिंपल टेक्निक और टीचिंग बनाई है एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जब आप बच्चों को इस योग के माध्यम से सिखाते हो तो क्या सचमुच ये वर्क करता है? मुझ पे वर्क किया तो उन पे क्यों नहीं, मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। कितने बच्चों को आपने अब तक सिखाया है? वो हजारों के ऊपर हो गया अगर अब तक गिनती मैं आज ही सोच रही थी कि कितने स्कूल में हम पहुंच गए हैं 1 साल में। टच वुड ऊपर वाले ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया कि हम बहुत से स्कूलों में पहुंचे। स्कूल में आप खुद जाते हैं कि वो इनवाइट कर दे? नहीं, मैं खुद जाती हूँ। वो स्कूल में हमारा पहले वो रेकी होता है, जैसे मैं कुछ स्कूलों में जाऊंगी फिर वहाँ पे प्रोग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत सारे स्कूलों ने हमें रिस्पांस बहुत अच्छा दिया है, तो स्कूल के साथ फिर वो टीचर्स इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कभी कभी, तो वो पेरेंट्स के लिए भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि उनकी मम्मियों के साथ करते हैं। टीचर्स ने खुद अपने लिए भी करवाया कि टीचर्स के साथ भी करते हैं। तो वैसे ही हमारा पुलिस स्टेशन में हमने ट्राई किया कि हम पुलिस स्टेशन में जाके करते हैं। तो जब गए तो पुलिस स्टेशन में भी वही कि पहले तो उनको लगा हाँ कुछ होगा, वो परमिशन लेने आए होंगे आप। जैसे ही हमने उनको बोला कि ये चीज़ आपके लिए है तो फिर हाँ, क्योंकि उनके लिए भी आज तक किसी ने नहीं सोचा। और ये डायरेक्शन जब हम देते हैं और मेनोपॉज के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ मतलब हमें एटलीस्ट हमारे लिए हाफ एन आवर निकाल सकते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं मांग रहे पर एटलीस्ट आधा घंटा निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली स्कूल में पहले मैं ही जाती हूँ, फिर उनके पास से परमिशन लेके फिर प्रोग्राम सिखाने भी मैं जाती ही हूँ फिलहाल तो। लेकिन बात वहीं पे आके अटक जाती है कि महिला जब 40-45 साल की हो जाती है, जब मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज शुरू होता है, तो घर वालों से बात कैसे करनी चाहिए? क्योंकि उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और घर वालों को ये पता नहीं होता है कि इसका चिड़चिड़ापन किस वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो महिला को खुद को अपने आप को समझना होगा। वो महिला खुद को ही नहीं समझ पा रही है, आप देखो तो। अगर मुझे पता है कि मेरे शरीर में ये क्यों हो रहा है तो मैं दूसरों को एक्सप्लेन कर पाऊंगी ना। मुझे ही नहीं पता है मेरे शरीर में ये क्यों हो रहा है तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर। तो इसीलिए हमारा टैगलाइन है कनेक्ट विथ योरसेल्फ मी पीरियड का। ओके। तो अगर महिलाएं जब खुद से जुड़ना शुरू करेगी, अपने बॉडी के बारे में उसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी में ये चीज क्यों हो रही है, तो वो खुल के घर वालों को बता पाएगी कि देखो अभी मेरा ये टाइम चल रहा है या मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, मेरे मूड बहुत खराब है, मुझे 4 दिन ज्यादा छेड़ना मत। वो घर में आधे झगड़े कम हो जाएंगे।
अगर वो खुद को पहले समझ ले तो। पर यहाँ क्या हो जाता है, शुरू से हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की हैबिट नहीं है खुद को पता नहीं चलता कि मेरे बॉडी में ये रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं। कि ये क्यों हो रहा है, वरना वो फेज है, मुझे काम रहना है, मुझे स्टेबल रहना है, निकल जाएगा। तो आइए इस टेक्निक और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको यहाँ हेल्प करती है, आपके माइंड को स्टेबल बनाती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या सच में योग यहाँ पे काम आ सकता है? और प्रेगनेंसी के दौरान कितने महीनों तक महिला योग कर सकती है? तो प्रेगनेंसी में भी करना है। प्रेगनेंसी में महिला 9 महीने तक योग कर सकती है, ओके। पर कुछ आसन उनको नहीं करने हैं, नहीं जैसे करना है। बहुत ज्यादा झुकना आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड। तो वो जो है, जो एक्सट्रीम जो आसन्स होते हैं, वो वाले नहीं करने हैं। लेकिन ये किसकी सलाह से करना चाहिए? डेफिनेटली कोई एक्सपर्ट्स की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर एक बॉडी भी अलग अलग होती है, तो किसी की सलाह से ही करना चाहिए। तो क्या डॉक्टर इसमें हेल्प कर सकते हैं कि एक अच्छी योगा ट्रेनर इसमें हेल्प कर सकते? डॉक्टर हेल्प नहीं करते ज़्यादातर, योगा ट्रेनर ही हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है प्रीनाटल योग ओके। कि प्रेगनेंसी में कौन से योग करवाने हैं, तो वही। पर डॉक्टर वहाँ पे हेल्प करते हैं कि जैसे कोई कोई हॉस्पिटल्स में वो लोग योग इंस्ट्रक्टर को बुला के सेशन कंडक्ट करवाते हैं, तो बड़ी हॉस्पिटल अभी तो वो करने लगे हैं, तो वहाँ पे आपको सीखने मिल जाता है। और बाकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जैसे ये अनुलोम विलोम जो आपका नॉर्मल हो गया, भ्रामरी हो गया, वो सारे हैं जो मंत्रा चैंटिंग है, वो करने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो करने से आपके ब्रेन को शांति मिलती है, वो ब्रेन के लिए ज़रूरी है। प्लस ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। प्रेगनेंसी में हमारा ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। नींद की समस्या हो जाती है, तो वो नींद की समस्या दूर हो जाती है। प्लस आपके अंदर ऑलरेडी एक जान पल रही है, तो उनके न्यूट्रिशन की और वो भी कि बच्चे को खून नहीं पहुंचता, वो सारी दिक्कतें भी होती। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो वहाँ पे भी वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी में हमें 100% योग करने चाहिए, पूरे 9 महीने कर सकते हो, पर वही कि आपको कुछ सावधानियां रखनी है और एक्सपर्ट्स की साथ सलाह करे लेनी तो चाहिए। बहुत अच्छा। अपने आप से करने में कभी कभी वो कहीं दिक्कतें भी आ जाती। आम महिलाओं में तो मेनोपॉज की समझ है या आ गई है, क्या ये LGBTQ कम्युनिटी में भी पाया जाता है? LGBTQ कम्युनिटी में एक्चुअली मेनोपॉज नहीं पाया जाता एग्जैक्टली। LGBTQ मतलब उसमें भी हम वो लार्ज कॉन्सेप्ट है, राइट। हम सिर्फ ट्रांसजेंडर की अगर बात करें सबसे पहले, ओके। तो ट्रांसजेंडर एग्जैक्टली वो है जो जिसका शरीर लड़के का है बट अंदर से लड़की है, उनको लगता है उनके हार्मोन्स लड़कियों जैसे है। बट शरीर तो लड़के का है। अभी शरीर लड़के का है तो ब्रेन भी लड़के का है। उनके पास ओवरीज और यूट्रस नहीं है, दैट मीन्स उनको पीरियड्स नहीं आने। तो अभी वो ऑपरेट करते हैं अपने आप को, ऑपरेट करके वो जेंडर चेंज करते हैं। तो अभी वो लड़के से जब लड़का एक और लड़की बनता है, तो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस करवाने पड़ेंगे, तो उनको बहुत हार्मोन लेने पड़ेंगे, ओके। ओरल हार्मोन्स, इंजेक्शंस, सब जगह से, करेक्ट। अभी क्या होगा कि जब वो हार्मोन्स लेते हैं, तो उनका ब्रेन है लड़कों का, एस्ट्रोजन की ब्रेन को आदत नहीं है, क्योंकि लड़कों में एस्ट्रोजन इतना नहीं पाया जाता। तो अभी आप लड़की बन रहे हो तो आपको एस्ट्रोजन के इंजेक्शन टैबलेट्स लेने पड़ेंगे, अभी ब्रेन अलग फंक्शन करेगा। ओके। तो उनमें काफी दिक्कतें होने लगती है, और जब बॉडी में एस्ट्रोजन जाता है तो वो जैसे मेनोपॉज में महिलाओं को जो दिक्कतें आती है, वो सारी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है। तो एक एज पे यस उनको ये फेस करना पड़ता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल आपका कम हो जाएगा। ट्रांसजेंडर। हाँ, पर पीरियड्स नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि, पर ब्रेन तो है उनके पास भी, हॉर्मोन्स हम भले बाहर से दे रहे हैं, तो फिर उनको भी ये प्रॉब्लम तो है, ब्रेन रिलेटेड इश्यू काफी बढ़ जाते हैं उनको। लोग तो बोलते हैं कि अरे यार ये लड़के से लड़की बन गया,
लेकिन वो किस चैलेंज को फेस कर रही है उसको समझ में नहीं आएगा किसी को। उनके साथ जब हमने प्रोग्राम किया है योग का, आप करती है उनके साथ प्रोग्राम? यस, हमें फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन से हमें टाई अप करके, तो जब हमें मौका मिला कि ट्रांसजेंडर के लिए प्रोग्राम करना है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के थ्रू, तो किन्नर अस्मिता करके संस्था है, तो उनके थ्रू हमने टाई अप करके कोलैब करके ट्रांसजेंडर के लिए प्रोग्राम कंडक्ट किया था। ट्रांसजेंडर के लिए भी किया, देन गे कम्युनिटी के लिए भी किया। तो यस, वो लोग मेंटली काफ़ी उनको दिक्कतें आती है ना, क्योंकि एक तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। ये मेरी दिक्कत है, मैं पूछूं किसको? करेक्ट, उनको कोई सुनने वाला समझने वाला तो रोते हैं। मतलब वो लिटरली के वहां तक के मुझे आज तक समझ हमें इतना खुल के किसी ने समझा नहीं, क्योंकि हमारा समाज कैसा है ना, उनको चल चल करने वालों में से ही है। कभी उनको अगर हंस भी दिए तो पता नहीं क्या समझ लेते हैं। लेकिन वो तकलीफ भी दुनिया से अलग ही तकलीफ है ना। उनकी तकलीफ अलग ही है, और भाई क्योंकि जहाँ आसपास रहते हैं रोज अलग अलग समस्या का सामना करना पड़ रहा है, प्लस शरीर के अंदर इतने बदलाव तो वो अलग है, इतनी पिल्स खानी पड़ रही है वो अलग है, बाकी सबकी लाइफ में स्ट्रेस है वो तो है ही, उनको अपने से ज्यादा है। तो ऐसी चीजों में ब्रेन को प्रिजर्व करना ये सिर्फ आप योग के माध्यम से ही कर सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, आज हमें कुछ किया उसका रिजल्ट हम जो फास्ट लाइफ हाँ, तुरंत चाहिए तुरंत रिजल्ट। चाहिए, नहीं मिलेगा। हम बोलते हैं कि 3 मंथ्स एटलीस्ट, अगर शिद्दत से पूरी शिद्दत से करो, दिन में 2 बार, जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ये गोली सुबह शाम, वैसे ही हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज की देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट करना है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज 3 मिनट, ये अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हाफ एन आवर। वैसे हम लिटरली प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत से प्रिकॉशंस होते हैं। जैसे अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन के कोई पेशेंट है, तो उन्हें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो ज़्यादा नहीं करना है, या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो स्किप करना है। हर कोई सब नहीं कर सकता, तो वो लिटरली प्रिस्क्रिप्शन होती है। अभी हम जब बोलते हैं दिन में 2 बार करना है, तो फिर वो 2 बार करो, शिद्दत से करो, तो रिजल्ट मिलता ही है। जब मुझे मिला तो मैं बोल रही हूँ ना, एनर्जी बॉडी सबकी सेम वर्क करती है, तो सबको मिलता है। तो अगर आप 3 महीना कोई ये टेक्निक करोगे या ये एक्सरसाइज फॉलो करोगे, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिखना शुरू हो गया। 9 मंथ करोगे तो आपकी बॉडी के पूरे सेल्स नए हो जाएंगे, क्योंकि एक बेबी को फॉर्म करने के लिए 9 मंथ लग, हमारे सारे सेल्स नए बन जाते। 2.5 ईयर करोगे ना, तो आपका 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा। मतलब आप अपने आप से सिंक में आ जाओगे, यूनिवर्स से सिंक में आ जाओगे। जो रियल में आप काम करने के लिए इस धरती पे आए हो ना, वो काम आप नहीं करने लगो तो देख, मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है जस्ट 2.5 ईयर, और फिर तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो जब आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आदत बन जाती है ना वो। ना पैसे खर्च करना, तो फिर तो ये फिर छोड़ना। मेन शरीर को आदत लगना ही जरूरी होती है, उसके बाद में फिर वो जल्दी छुट्टी नहीं करेक्ट, है। अगर आपको वो एक दे के ये अमृत है कि पी लो कभी नहीं मरोगे, तो बस ये ऐसा ही समझो कि ये कलयुग का अमृत है जो हमें रसपान करना ही है इसका। अमृत है, लेकिन आज भी 90% से ज्यादा लोगों को इसका पता ही नहीं है। नहीं पता योग क्या है, वो लोग जानते ही नहीं है। योग सिर्फ ऐसे देखा जाए तो जो उटपटांग हरकतें करते, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी करती है, तो योग की दिखावा। डोमिनेशन, हाँ वही है। ये लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ दिखावा। पर हाँ, वो करने से आपको कहीं कहीं वो फिजिकल जो प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज कंट्रोल में आ गया है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ थोड़ा गया है, मोटापा कम। थोड़ा मोटापा कम हो गया है, घुटने की परेशानी दूर हो गई, ये सब रिजल्ट दिखेंगे। योग को ना हर कोई एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे कि मोटापा घटाना, स्ट्रेस घटाना, ऐसी बहुत सी चीजों के लिए लोग योगा करते हैं। तो क्या सिर्फ योगा यही तक सीमित है कि इससे कहीं ज्यादा है? मोटापा घटाना, वो आपने करेक्ट बोला है कि वो एक एज अ टूल ही यूज होता है,
बट आपको क्या ये सही लग रहा है कि आपके आसपास भी शायद बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे योग करते हैं और क्या वो पतले हो गए? हो ही नहीं पाते सभी। नहीं हुए ला क्या करते हैं वो मोटापा घटाने के लिए? आसन। तो आसन योग का एक अंग है। लोगों को ऐसा लगता है योग मीन्स आसन। अभी आसन करने से आपका मोटापा कम नहीं होगा। कुछ हद तक थोड़ा शुरू शुरू में आपको रिजल्ट दिखने मिलेगा, पर फिर एक टाइम पे आके आप रुक जाओगे। तो यहाँ पे हम मिथ बस कर देते हैं कि योग से मोटापा तो नहीं कम होगा। मोटापा अगर आपको कम करना है तो आपको आसन के साथ साथ, आसन आपको क्या करेगा? फ्लेक्सिबल बनाएगा, बैलेंस बनाएगा बॉडी का। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी आसन से, मोटापा इतना नहीं कम होगा। फिर उसके साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कार्डियो एक्सरसाइज ये भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जब आप सब पूरा करोगे तो रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। थोड़ा, वो भी मैं बोल रही हूँ थोड़ा दिखेगा। आपने देखा होगा आपके आसपास के बहुत सारे लोग सुबह मतलब इतने वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, जुम्बा करते हैं, फिर भी वो मोटे हैं है। और एक फैक्टर होता है डाइट का फैक्टर। और एक प्रॉपर डाइट फॉलो करो तो आपको रिजल्ट थोड़ा और बेटर मिलेगा। पर फिर भी आपने, लेकिन ये डाइट क्या होनी चाहिए? अभी आज हम देखें तो ये भी ट्रेंड सारे चलते हैं, राइट? कुछ फास्टिंग के ट्रेंड चलते हैं, या ये डाइट मार्केट में नहीं आई है, प्रोटीन डाइट ले लो के। तो सारी डाइट्स हम शुरू से, हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस डाइट लेने के लिए बनी है। सडनली आप कार्ब्स बंद कर दोगे, सडनली आप प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाओगे, आपकी बॉडी को बचपन से आदत है कार्ब्स की, आपने कार्ब्स बंद कर दिया, एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलेगा? तो प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडलाइन लेके आपको एक सही डाइट फॉलो करनी है, पर वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हाँ, मेरा यही सवाल था कि लोग है ना, या तो फिर डाइट के चक्कर में एक टाइम खाना खाते, या फिर बहुत सी चीज़ों का कंजप्शन कम कर लेते, जैसे कि ऑयल हो गया, वाइट चीज़ें हो गई, मिल्क वगैरह ये हो गया, शक्कर हो गई। तो क्या ये सही है कि इसका बैलेंस भी होना जरूरी है? बैलेंस भी होना जरूरी है ना, सब कुछ सभी तरह से। हाँ, डेफिनेटली वो ज्यादा रिफाइंड जो चीजें हैं या वाइट चीजें जैसे आपने बोली, वो कहीं ना कहीं केमिकल ज्यादा है उसमें, तो जितना कम लो उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है। पूरी तरह से बंद करना कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करता। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट है तो वो आपको पूरी तरह से बंद करना कभी सजेस्ट नहीं करेगा। और जैसे हम वही बोलते हैं कि कार्ब्स बंद कर दोगे तो आपका एनर्जी सोर्स खत्म हो गया, तो प्रोटीन जो शरीर का जो मसल्स बिल्डिंग में या रिपेयरिंग का काम जो कर रहा है, वो प्रायोरिटी उसकी हो जाएगी एनर्जी सप्लाई की। तो फिर आप प्रोटीन का भी रोल डाइवर्ट कर रहे हो। पूरे दिन में एनर्जी भी लो हो जाएगी, आप करने कुछ और जाओगे और फिर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। तो प्रॉपर डाइट लेना है। और डाइट कैसे, लोगों के माइंड में डाइट के रिलेटेड कैसे कॉन्सेप्ट है? मैं डाइट पे हूँ, दैट मीन्स के 6 महीना 8 महीना या साल भर मेरा वेट लॉस हो गया, 1 साल का टारगेट है, मैं मतलब 80 से 70 हो गई, तो अभी डाइट खत्म, तो फिर वापस रेगुलर हो फिर जाते। वापस हो जाओगे। तो वो डाइट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो निकाल दो। एक हेल्दी हैबिट फॉर्म करो, एक हेल्दी ईटिंग हैबिट होनी चाहिए जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। लोग क्या करते हैं कि उबाल के स्प्राउट्स वगैरह करेक्ट। खाना शुरू तो कर सबसे देते। पहले कुछ भी ऐसा शुरू कर रहे हो तो हाँ। अपने माइंड को पूछो क्या है मैं लाइफ टाइम कर पाऊंगा? हाँ, ये आप कर पाओ। देखो 3 रोटी खा रहे हो और अभी आप 2 पे शिफ्ट हो रहे हो, तो शायद आप वो इजीली कर पाओगे क्या? हाँ, मैं 2 रोटी खा लूंगा। पर मैं 3 रोटी खा रहा हूँ और आज मैं अभी आज से रोटी बंद, क्या मैं लाइफ टाइम रोटी बंद कर पाऊंगा? वो पहले अगर आपका माइंड हाँ बोल रहा है देन कंटिन्यू, पर वो ना बोल रहा है कि नहीं ये लाइफ टाइम तो नहीं होगा, तो फिर वो डाइट नहीं है। तो आपको वैसी हेल्दी ईटिंग हैबिट होनी चाहिए कि जो आप लाइफ टाइम फॉलो करो, ना कि पर्टिकुलर एक टाइम के लिए फॉलो करो। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आसन प्लस प्रॉपर ईटिंग हेल्दी हैबिट प्लस ये जो कार्डियो एक्सरसाइजेज मैंने बोली, वेट ट्रेनिंग बोली, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोली, वो सब करना है।
पर फिर भी हम बोलते हैं कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं ये जो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं फिर भी इतना वेट लॉस नहीं हुआ। लेकिन उसकी वजह क्या होती है? मेटाबॉलिज्म रेट आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बॉडी का क्या है। क्या आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, लो है, कैसा है, उस हिसाब से आपके फैट्स बर्निंग शुरू होती। अभी मेटाबॉलिज्म रेट अगेन क्या है, आप कौन डिसाइड करता है? आपके हॉर्मोन्स। अभी जो 3 ग्लैंड्स है वहां पे आपके मेटाबॉलिज्म रेट डिसाइड होते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड्स हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई। अभी वो ग्लैंड्स ही इम्बैलेंस है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट गिरेगा ही। मेटाबॉलिज्म जब रेट आपका गिरा तो फिर आप कितना भी कम खाओ आप पतले नहीं होने वाले। तो अगेन यहाँ पे योग के जो प्राणायाम है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो काम आएगी कि जैसे जैसे आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, प्रॉपर की, आपके चक्रा बैलेंस हुए, चक्रा बैलेंस हो गए, आपके मेटाबॉलिज्म रेट ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा और वेट लॉस होगा। जब हम लोगों को बोलते हैं ना कि वेट लॉस करना है साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, तो हम पे हंसते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है क्या? यस, एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबको एक लाइफ फोर्स जो है ना उसको साइडलाइन किया गया है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे यार ब्रीदिंग करने से ये तो इतना सिंपल है, सिंपल से थोड़ी ना कम होता है। करेक्ट, पर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सच अ पावरफुल टूल के आपके फैट लॉस तो करता है, आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देता है, पूरी सिस्टम ठीक कर रहा है, क्योंकि वो ही जो है वो प्राण को डायरेक्ट कर रहा है और प्राण चक्रा को और चक्रा ग्लैंड्स को। तो हमें सबसे इजी वे, मैंने बोला ना ईश्वर ने कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं बनाया, हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। 99% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि योगा के कितने अंग होते हैं। करेक्ट, आप अगर हमारे दर्शकों को बता पाए। श्योर। तो योगा के टोटल जो योग है उसके टोटल 8 अंग है। तो 8 अंग में सबसे पहले आता है यम। यम मीन्स संयम। समाज के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये जो है कि एक समाज में रहने के लिए इंसान को कैसे रहना है, तो वो यम है। फिर दूसरा है नियम, खुद के लिए एक अनुशासन, डिसिप्लिन। तो एक हमें डिसिप्लिन भरी लाइफस्टाइल जीनी है, तो हम अगर नियमित रूप से योग का आचरण करते हैं तो हम एक नियमित रूप से हमारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तीसरी चीज है आसन, जो सबको पता है कि हम जो हमारी बॉडी के साथ करते हैं वो आसन है। तो आसन से आपको क्या होगा, आप फ्लेक्सिबल होंगे, आप बैलेंस्ड रहोगे। तो आसन हमें वो काम करवाते हैं। बहुत सारे अंदर जो सिस्टम्स है, जैसे किडनी है, लीवर है, उसे प्रॉपर ब्लड फ्लो आपको पहुंचाना है, तो वो पर्टिकुलर आसन है जो करने से वो आपके ऑर्गन्स है जो हेल्दी रह सकते हैं। राइट, तो आसन ये चीज कर सकती है। अभी ज्यादातर हम यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, आसन, योग मतलब आसन जो करवाते हैं वही। उसके ऊपर आएगा चौथा प्राणायाम, जो प्राण को हम रेगुलेट करते हैं, जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो जो हमारा वाइटल फोर्स है, जो जो शरीर में एनर्जी शरीर का, उसे हम रेगुलेट करते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम के बाद है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार में कैसे होता है कि हमें अपनी इंद्रिया बाहर के दुनिया से हटा के अपने अंदर की तरफ केंद्रित करना। योग का अभी रियल पर्पस यहाँ पे शुरू होता है। प्रत्याहार के बाद है धारणा। धारणा मीन्स हमें एक केंद्रित करना है अपना ध्यान। जैसे आप त्राटक होता है, जैसे लोग कहते हैं सूरज के सामने देख के त्राटक करो, या मोमबत्ती दिए के सामने देख के त्राटक करो, या फिर अपनी सांस पे फोकस करो। तो वो जो है कि हम एक पे केंद्रित करते हैं, वो हो गया आपकी धारणा। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान को जो और प्रचलित कर दो तो मेडिटेशन। तो अभी कैसा हो गया है ना, लोग योग एक मतलब वो आसन करो और फिर डायरेक्ट 7th स्टेप पे जंप करो, मेडिटेशन करो। यही 2 क्लासेस चल रहे मार्केट में, आसन बस और बस मेडिटेशन। बस लोगों को लगता है योगा मेडिटेशन इतना ही है। इतना ही है। हाँ, करेक्ट, तो बीच के रास्ते किधर गए? और ये जो 8 अंग है ना,
वो इंटरडिपेंडेंट है। आप पहला नहीं करोगे, दूसरा करोगे नहीं। आपको वो 8 जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड देन थर्ड स्टैंडर्ड, मैं आपको बोलूँ डायरेक्ट 10th की एग्जाम दो, आप फेल हो जाओ। तो बस हम यही इसीलिए योग सही ढंग से वर्क लाइफ में नहीं कर रहा है, उसकी वजह ही यही है। तो ये हो गया आपका 7वां स्टेप। और 8वां स्टेप आपका है समाधि। वो उसमें आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। अगर आपने 7 स्टेप प्रॉपर फॉलो किया तो 8वां अपने आप होगा, जो परमानंद, जो आनंद की अनुभूति है, वो समाधि। तो जो जैसे सदगुरु हो गए, इनर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, राइट, श्री श्री रविशंकर हो गए जो आपका सुदर्शन क्रिया करवा दे, वो गुरु सच में समझदार है कि वो लोग वो टेक्निक में क्या सिखा रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैं आईएएस जो बोल रही हूँ, या आप सुदर्शन क्रिया बोल रहे हो, या इनर इंजीनियरिंग बोल रहे हो, ये तीनों समझो एक ही लेवल की। तो क्योंकि और कुछ आप सिखा ही नहीं पाओगे जब तक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ब्रीदिंग को आपके रेगुलेट नहीं कर लोगे ना, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब धारणा पे भी नहीं जा सकते हो, ध्यान पे भी नहीं जा सकते हो। समाधि तो कोई नहीं सिखा पाता, वो अपने आप स्टेज है। तो आजकल मार्केट में जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं ना कहीं आपको रिजल्ट देगा ही नहीं। आपके दिमाग में 100 विचार चल रहे हैं और लोग ऐसे बोलते हैं भाई तू मेडिटेशन कर, मैं आपको बोलूँ तू आप 5 मिनट बैठ जाओ तो 100 के 200 विचार आने लगे और आप रेस्टलेस फील करोगे, क्योंकि नहीं होगा। दिमाग खाली हो Correct. जाएगा, विचार आ जाएंगे। मुझे पता है वो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आज तक आप 5 मिनट पहले तो वो आसन ग्रहण ही नहीं किया। तो आसन हमें यूं करना है कि हम एटलीस्ट 5 मिनट हमारी बॉडी को स्थिर रख पाए। लोग आसन करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर कभी आपने योग क्लासेस किए होंगे या किसी को देखा होगा, तो जस्ट वो 1 2 3 देन 10 काउंट्स, नेक्स्ट चेंज। ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई भी आसन का करेक्ट रिजल्ट चाहिए तो उसे 1 मिनट से 5 मिनट तक होल्ड करो। वहां तक आपको लेके जाना है विथ प्रॉपर ब्रीदिंग, तब जाके उसका आपको रियल इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये जो 8 अंग है वो हर डिपेंडेंट है, तो आपको जंप नहीं करना है। और जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 जब करते हैं ना, तो रियल वो एक लाइफ है, वो आपकी बैलेंस लाइफ जी पाओ। जो चीजें आपको अनक्लियर दिख रही है ना, वो विजन क्लियर हो जाएगा। ऐसे हो जाते हैं कि ऑलरेडी यूनिवर्स में सब कुछ घूम रहा है, करेक्ट। अभी समझो रेडियो चैनल एक पकड़ लो, ऑलरेडी सैटेलाइट में बहुत से सॉन्ग्स है, फ्रीक्वेंसी पकड़ अभी आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी होगी वो को चैनल पकड़ना है बस। आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी वही चीज आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगी। अभी यहाँ पे आपके क्लासेस चलते, मैनिफेस्टेशन के क्लास, देन मेडिटेशन के, माइंडफुलनेस के, ये बड़े बड़े वर्ड जो मार्केट में आए हैं ना, वो सारे खोखले हैं, क्योंकि वो आपको सही रिजल्ट ही नहीं देगा। वो आपको डायरेक्ट उठा के बोल रहे 10th की एग्जाम दे, कुछ नहीं करता। तो पैसे दे रहे हो पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या हम मान के चले कि आपकी ये जो संस्था है सिर्फ महिलाओं पे वर्क करती है? नहीं, मी पीरियड डेफिनेटली हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, पर आईएएस टेक्निक सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। आईएएस टेक्निक हर इंसान के लिए है, इसीलिए हमने अभी एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज रियल एम, मेन, माइंड एंड मोटिवेशन। तो वो प्रोग्राम हमने लड़कों के लिए शुरू किया है, क्योंकि लड़कों में स्ट्रेस लेवल और उनका ब्रेन फंक्शन कुछ अलग ही लेवल का है। बचपन से ही देखा जाए तो लड़के ज़्यादा खुल के एक्सप्रेसिव नहीं होते, कहीं ना कहीं क्रेडिट सोसाइटी को ही जा रहा है कि तू लड़का है, रो नहीं सकता, तू लड़का है, ऐसा करता है, लड़कियों जैसे क्यों रहता है, लड़कियों जैसे क्यों। तो कहीं ना कहीं ये पुरुष प्रधान समाज में एक पिक्चर है लड़कों का, कि लड़कों को कभी दर्द नहीं होता। Okay. जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो सप्रेशन, मतलब दबा देते हैं। लेकिन क्या दिक्कतें होती है उनमें? बेसिक आप देखो, ओवर थिंकिंग, देन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ। तो ज्यादा वायलेंट हो जाते लड़के, कहाँ गुस्सा निकलेगा कहाँ, तो वो सब फिर दिखने लगता है।
तो ये गुस्सा ज्यादातर कौन सी एज में होता है? रूट्स तो बचपन से ही जाता है, सबकॉन्शियस लेवल पे तो सब फीड हम बचपन से ही कर रहे हैं। घर में माहौल देखेंगे अपने पेरेंट्स का, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फीड हो रहा है और वो फिर आगे चल के और ट्रिगर करता है। तो हमने ये प्रोग्राम स्कूल के बच्चों को शुरू किया है, मतलब टीन एज बच्चों के लिए। तो वहाँ पे हम जाके समझते हैं उनको। देन मेन तो वही है कि उनको करेक्ट टूल देते हैं, आईएएस जो हमारा टूल है, कि उससे आप आपके ब्रेन को प्रिजर्व कर सकते हो। और करेक्ट वे में अगर आप ये करोगे तो फिर आप इमोशंस को भले एक्सप्रेस नहीं करो, जरूरी नहीं है एक्सप्रेस करना, बट मेन थिंग इज इमोशंस को कैसे प्रोसेस करें। तो आईएएस टेक्निक इमोशंस को प्रोसेस करने में काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम बच्चों को पूछते हैं, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक लड़के में या क्या, तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वही आंसर आता है, मर्द को दर्द नहीं होता। तो इससे हमारे वो समाज की सोच पता चलती है कि हाँ मतलब लोगों के माइंड में, मतलब छोटे छोटे 6th-7th के बच्चे जब बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता या लड़के होके रो नहीं सकते, तो पता चलता है कि ये आगे चल के कैसे लड़के बनने वाले हैं। तो इसीलिए हमने टारगेट उन बच्चों को, मतलब अर्ली एज को किया है कि वहाँ पे जितना जल्दी हो सके अपने इमोशंस को संभाल लो, प्रोसेस करना सीख लो, तो आगे चल के खुद की लाइफ भी आसान होगी, क्योंकि खुद अपने आप को समझ पाएंगे, और डेफिनेटली फैमिली की लाइफ भी आसान। लेकिन ये दिखने में आता है कि फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा आजकल मेंटली दिक्कत आम होती जा रही है। तो ये मेंटली दिक्कत है क्या, और योगा से ये ठीक हो सकती है क्या? मेंटली दिक्कत अगर मैं कहूँ, नॉर्मल हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस अगर देखा जाए तो सिम्टम है, करेक्ट। कोई भी अगर सिंपल मैं आपको पूछूं स्ट्रेस क्यों आता है, तो आप क्या बताओगे कि क्यों आता है स्ट्रेस? जो अनसर्टेन है, हम कल के बारे में सोच रहे हैं, उसका स्ट्रेस हम आज ले रहे हैं। तो स्ट्रेस इज अ सिम्टम्स, वो कोई दूसरी बात है ही नहीं। अभी फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो कोई बंदा है जो आराम से अपने रूम में एसी कमरे में अपने बेड पे लेटा हुआ है, आराम से सो के जस्ट वो थिंक कर रहा है। अभी देखो कैसे अपना ब्रेन और माइंड फंक्शन करता है। जस्ट वो थिंक करना है, मतलब उसको बिजनेस कुछ करना है, समझो उसको नया स्टार्टअप करना है, राइट। अभी वो नए स्टार्टअप करने के लिए तो वो सोचेगा कि हाँ मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, हाँ मैं कर पाऊंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड क्या फेंकेगा कि ओके तो इस करने में तो इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, खुद क्या ही, मतलब वो माइंड के साथ प्ले देखो, करेक्ट स्ट्रेस फील कर रहा है वो। करेक्ट, वो सिर्फ देखो कि किस लेवल पे अभी जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं कि ओके क्या है, तो पैसे इतने लगेंगे, तो अगेन वो अपना ही माइंड आंसर देगा कि हाँ इतने पैसे तो कर ही लूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के मार्केट में क्या स्टेबिलिटी है ये बिजनेस की, या क्या ओके है, अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, यहाँ पे हम सरवाइव कर लेंगे। देन अगेन वो अलग और क्वेश्चन आएगा, सोच ले थोड़ा हटके है, लोग क्या कहेंगे, ये होगा, ये चैलेंजेस आएगी, कर पाएगा कि नहीं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे दिमाग में क्वेश्चन शुरू होंगे उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट ब्रीदिंग थोड़ा फास्ट हो जाएगा, माइंड में कॉर्टिसोल है ना रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कॉर्टिसोल जैसे ही रिलीज हो गया, वो स्ट्रेस में आ गया, एंजाइटी बढ़ गई। वो है अपने ही रूम में एसी कमरे में अपने बेड पे लेटे लेटे उसने स्ट्रेस लेवल और स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट करवा दी अपनी बॉडी, जो ये भी नहीं पता है उसको कि आगे चल के वो करने वाला है या नहीं। तो ये नॉर्मल हम 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग। करेक्ट। कहीं आपने न्यूज़पेपर में देख लिया कि ये बीमारियां अभी लोगों को होने लगी है, हम अपने रूम में बैठे और हम कहाँ पहुंच गए, शायद वो बीमारी से जूझ के वापस आ गए होंगे। तो ये एक थॉट जो आपको ओवर थिंकिंग से लेके आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, देन डिप्रेशन, ओके। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है
उसका हम इतना सोच रहे हैं, पर ये क्यों हो रहा है? और ऑलमोस्ट सब लोगों की ये पैटर्न बन रही है। क्यों बन रही है? कहीं ना कहीं ये पैटर्न इसीलिए बन रही है क्योंकि हमारे जो लोअर चक्रा है वो वीक है। वो इंसान के 100% मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्रा वीक है, इसीलिए वो इंसान यहाँ तक सोच पा रहा। लेकिन उसको अगर कंट्रोल करना है तो कोई एक योग करके नहीं हो सकता, पूरा ये चक्र को ही क्रैक करना पड़ेगा। वो एक से तो करते ही नहीं, वो पूरे ही कर दे, क्योंकि सुपर पावर जो है, जो सुपर प्राण है, वो ऑलमोस्ट नीचे ही है, बेसिक हमारा मूलाधार चक्र के पास। जैसे जैसे आप वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हाफ एन आवर करोगे, उसकी जर्नी मूलाधार चक्र से लेके ऊपर आज्ञा चक्र तक घूमती है, तो वो अपने आप ही होता है। फिर आपको कुछ, सिर्फ आपको आधा घंटा शांत बैठ के वो क्रिया करनी है, बस वही आपका इनपुट है। वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मैं अंदर से ही इतना स्ट्रांग हो गया हूँ, मेरा ब्रेन इतना स्ट्रांग हो गया है कि माइंड अभी बैलेंस होने लगा है। जब माइंड स्टेबल हो जाएगा तो प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएगी। फिर वो वैसे हो जाता है ना, हम रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो वो मजा आता है, वो स्ट्रेसफुल नहीं लगता। फिर लाइफ आपको रोलर कोस्टर लगता, चैलेंजेस तो आएगी, थ्रिलर लगने लगेगी, फिर वो मजा आएगा कि हाँ अभी जीने में मजा आ रहा है, थ्रिल का मजा लेना है। तो फिर वो वाला आपको इम्पैक्ट दिखेगा। पर उसके लिए आपको पहले अंदर खुद अलाइन होना है, और फिर लाइफ स्मूथ ही है। क्योंकि हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ऊपर वाले ने मैकेनिज्म बहुत इजी रखा है। आजकल वैसे भी लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और कहीं ना शांत रहने की वजह ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे में आपने ये फाउंडेशन शुरू करने का काम क्यों चुना? फाउंडेशन तो लाइफ है ना, वो पहले ही के हाँ मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, करेक्ट। और सबसे पहले तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है, मुझे सबसे आसान काम लगता है, क्योंकि मुझे सिर्फ लोगों को सांसें लेना सिखाना है बस, और आपका कुछ भी पैशन है नहीं। वो। करेक्ट। और जैसे अभी देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, राइट। एआई वर्ल्ड आ रहा है, आ ही गया है, और इन फ्यूचर तो बहुत कुछ। तो इस एआई वर्ल्ड में हमें बहुत कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो आसानी तो लाएगी, बहुत सारी जगहों पे हमारे लिए सुविधाएं लाएगी, पर साथ में मेंटल स्ट्रेस और बढ़ने वाला है। तो बस यही काम है कि हो सके उतना जल्दी हमारे ब्रेन को प्रिजर्व करना है। और आईएएस टेक्निक इसीलिए हम चाहते हैं कि घर घर में लोग प्रैक्टिस करने लगे, ताकि वो हो सके उतना जल्दी अपना कमांड अपने हाथ में ले सके। लेकिन फिर आपके इस संस्था का विजन क्या है? सच कहूँ तो एक ऐसी स्कूल खोलना चाहती हूँ कि जहाँ पे नॉर्मल स्टडीज तो होती रहे, पर एनर्जी वर्ल्ड और एनर्जी बॉडी एक बड़ा सब्जेक्ट हो, कि पूरा फोकस वहाँ पे हो, जहाँ से बच्चे वैसे ही तैयार होके निकले कि वो आज के कितने भी, फिर वर्ल्ड कितना भी कॉम्पिटिटिव हो, पर वो कभी खुद के रूट से ना हिले। क्योंकि एक पेड़ की जड़ें जब मजबूत हो जाती है ना, तो कोई तूफान उसे हिला नहीं पाता, करेक्ट। तो हम मनुष्य भी जब हमारी जड़ें मजबूत कर ले, हमारे जो चक्रा मजबूत कर ले, फिर वो लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए उसमें डट के खड़ा रह सकता है। तो विजन, बड़ा विजन वही है कि एक दिन रियलाइन फाउंडेशन के अंदर एक स्कूल ओपन करे। ख्याति जी, आप हमारे शो पे आई, हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए और हमारे आज के शो के लीजेंड्स बनने के लिए एके मीडिया हाउस की तरफ से आपका मनपूर्वक आभार। थैंक यू सो मच। तो यह थी हमारी आज की लीजेंड्स ख्याति जी कक्कड़। अगर आज का यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चाहने वालों को शेयर जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के जानकारों का पॉडकास्ट सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।